प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा एवं अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित आप सभी अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के सिलेबस से शिक्षण प्रक्रिया, जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है शिक्षण प्रक्रिया टीचिंग प्रोसेस, उससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो आप लोग अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए प्रश्न का पहले स्वयं से आंसर देने की कोशिश करेंगे और अपना स्व आकलन भी यहाँ पर आप करेंगे, सेल्फ इवेल्यूएशन कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि जो यह प्रश्न मैंने लिए हैं, ये प्रश्न मुख्यतः जो हमारी शिक्षा तकनीकी की बुक है डॉक्टर R.A. शर्मा, उनकी बुक से लिए हुए हैं। क्योंकि तो डॉक्टर R.A. शर्मा जी की जो बुक है जिसका नाम है शिक्षा तकनीकी के मूल तत्व, निर्देशन एवं प्रबंधन, तो इसके पीछे लास्ट में चैप्टर एक्सप्लेनेशन के बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए हुए हैं। यदि किसी के पास बुक नहीं है तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित सभी एमसीक्यू जो इस बुक में दिए हैं उनको यहाँ पे लिया हुआ है, और कुछ एमसीक्यू इसमें ऐसे भी हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। R.A. शर्मा जी की बुक में भी वो थे, उनको भी लिया है, और विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं तो सभी प्रश्न जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सही, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्वतंत्र चर है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है इससे पूर्व में भी। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी शिक्षार्थी, ऑप्शन सी संस्थान और ऑप्शन डी है माता पिता। तो साहब यहाँ पे प्रश्न का सही उत्तर आप देने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके। तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षक। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? देखिए हम सबने पढ़ा है कि स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, ये क्या है? शिक्षण के विभिन्न स्तर के क्या है? ये है शिक्षण के स्तर हैं। ठीक है, तो इसके बाद से आपका पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि सही क्रम क्या है? पहला ऑप्शन है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर। ऑप्शन बी में बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर। ऑप्शन सी चिंतनशील स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, या ऑप्शन डी है स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, बोध स्तर। कितनी बार क्या होता है, हमको एमसीक्यू प्रैक्टिस इसलिए करनी होती है, हमने पढ़ा सब होता है, लेकिन जब हमारे सम्मुख एमसीक्यू आता है हम उस एमसीक्यू को देख करके उसके ऑप्शंस को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन था और बाद में कौन था। सभी को आपको पता है स्मृति, बोध, चिंतन क्या है, इसके स्तर हैं। तो इसका साहब यहाँ पे जो सही क्रम है वह है ऑप्शन नंबर ए स्मृति स्तर, पहले मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर थिंकिंग लेवल। ठीक है, स्मृति स्तर, बोध स्तर और आपका चिंतनशील स्तर। नाउ प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पे पूछा गया साहब, निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? देखिए हमने स्मृति, बोध, चिंतन जो स्तर पढ़े, अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? पहला है स्मृति स्तर, ऑप्शन बी बोध स्तर, ऑप्शन सी चिंतनशील स्तर और ऑप्शन डी है ये सभी। तो देखिए कक्षा के वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र, तो यहाँ पे जो प्रश्न का सही उत्तर है साहब ये है ऑप्शन नंबर सी चिंतनशील स्तर। क्योंकि प्रत्येक छात्र और शिक्षक, मतलब प्रत्येक छात्र जो है वह चिंतनशील, चिंतन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और उसको चिंतन करने के लिए खुला उसको वहाँ पे माहौल देना चाहिए कि प्रत्येक छात्र अपने विचारों को किसी भी टॉपिक पर, किसी भी प्रकरण पर रख सके। तो चिंतनशील स्तर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि संरचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न में, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि संरचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? पहला है मस्तिष्क उत्तोलन विधि, ऑप्शन बी प्रायोजना विधि, ऑप्शन सी प्रयोग विधि और ऑप्शन डी व्याख्यान विधि।
तो साहब यहाँ पे प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान विधि। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आपसे कहा है नहीं है। पहला ऑप्शन है मॉडलिंग, ऑप्शन बी है अनुकूलन, ऑप्शन सी अनुकरण, ऑप्शन डी अवलोकनात्मक अधिगम। तो साहब यहाँ पे प्रश्न का जो सही उत्तर है कि बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में क्या नहीं है? देखिए मॉडलिंग तो है, अनुकरण भी है और ऑप्शन डी अवलोकनात्मक अधिगम भी है, अनुकूलन नहीं है। देखिए अनुकरण है लेकिन अनुकूलन नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है साहब, निम्न में से कौन अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षण में क्या विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है स्वेच्छाचारी, ऑप्शन बी है जनतांत्रिक, ऑप्शन सी है सहानुभूतिपूर्ण और ऑप्शन डी है वांछनीय सूचनाएं देना। तो अच्छी विशेषता नहीं है। देखिए जनतांत्रिक होना ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण भी होना चाहिए, अच्छे शिक्षण में वांछनीय सूचनाएं भी दी जानी चाहिए, लेकिन स्वेच्छाचारी यह एक अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कौन सी अच्छी विशेषता नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साहब ऑप्शन नंबर ए, स्वेच्छाचारी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ये है शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। शिक्षण और अधिक प्रभावी मीन्स मोर इफेक्टिव हो सकता है यदि, पहला ऑप्शन है छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए, ऑप्शन बी अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, ऑप्शन सी शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए और ऑप्शन डी है शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो साहब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण अगर दिया जाए तो शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपने भी देखा होगा बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टीचिंग से रिलेटेड हमने भी इसको देखा है। देखिए श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए आपसे पूछा है सबसे महत्वपूर्ण, पहला ऑप्शन है अच्छी लिखावट, ऑप्शन बी लेखन में स्पष्टता, ऑप्शन सी बड़े अक्षरों में लिखना और ऑप्शन डी है छोटे अक्षरों में लिखना। तो साहब प्रश्न का सही उत्तर हम क्या लिखेंगे? देखिएगा अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण। देखो अच्छी लिखावट भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेखन में स्पष्टता भी अपने आप में महत्वपूर्ण है और बड़े अक्षरों में लिखना ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रश्न का सही उत्तर है साहब लेखन में स्पष्टता, ऑप्शन बी। श्यामपट्ट पर हम हमेशा ऐसा लिखें कि हमारे लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए और अक्षरों का साइज न तो बहुत बड़ा होना चाहिए नहीं बहुत छोटा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण की अवस्थाओं को विकसित किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हमने डॉक्टर आर.ए. शर्मा की बुक से लिया हुआ है और पूर्व में भी पूछा भी गया है। तो देखिएगा पूछा रहा है शिक्षण की अवस्थाओं को विकसित किया, यानी कि फेजेस ऑफ टीचिंग जो हम पढ़ते हैं ना, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, तो पहला है थॉमस एफ ग्रीन, ऑप्शन बी पी.डब्ल्यू. जैक्सन, ऑप्शन सी फ्लैंडर्स, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर पता होगा सभी को कि जो फिलिप जैक्सन थे, ऑप्शन यानी कि पी.डब्ल्यू. जैक्सन, इन्होंने शिक्षण की अवस्थाओं फेजेस ऑफ टीचिंग को विकसित किया। इसके बाद है साहब शिक्षण की मुख्य अवस्था होती है पूर्व क्रियाएं यानी कि प्री एक्टिव फेज, अंतः प्रक्रिया यानी कि इंटरेक्टिव फेज, ऑप्शन सी अंतिम क्रियाएं यानी कि पोस्ट एक्टिव फेज या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण की मुख्य अवस्था कौन सी होती है साहब? ये सभी अपने आप में शिक्षण की मुख्य अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण में पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है प्रथम अवस्था में यानी कि प्री एक्टिव फेज में, ऑप्शन बी है द्वितीय अवस्था में यानी कि इंटरेक्टिव फेज में और ऑप्शन सी तृतीय अवस्था में यानी कि पोस्ट एक्टिव फेज में और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में।
तो जो पृष्ठ पोषण का हमने पढ़ा था, हमने इस पे शिक्षण प्रक्रिया पे अपना डिटेल वीडियो लेक्चर भी अपलोड किया है। यदि जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर देखें। तो देखिएगा साहब, यहाँ पे जो फीडबैक दिया था, ये दिया था थर्ड इसके फेज में, यानी कि पोस्ट एक्टिव फेज में वहां पे फीडबैक पृष्ठ पोषण दिया जाता है तृतीय अवस्था में। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब, क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण का प्रमुख स्वरूप है। पहला है प्रशिक्षण, ऑप्शन बी अनुदेशन, ऑप्शन सी अनुबंधन और ऑप्शन डी ये सभी। तो शिक्षण का प्रमुख स्वरूप सर ये सभी हैं, इसलिए प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर पहले आंसर देने की कोशिश करें। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण अधिगम प्रबंधन। शिक्षण अधिगम प्रबंधन यानी कि टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। पहला ऑप्शन है बीएस ब्लूम, ऑप्शन बी रॉबर्ट ग्लेसर, ऑप्शन सी बेंजामिन ओ स्मिथ और ऑप्शन डी है आई के डेविज। तो साहब काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन के जो प्रत्यय के जो प्रवर्तक हैं ये हैं ऑप्शन डी आई के डेविज साहब ने दिया था शिक्षण अधिगम प्रबंधन। इसके बाद से है नेक्स्ट, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। ऑप्शन ए रॉबर्ट मेगर, ऑप्शन बी रॉबर्ट मिलर, ऑप्शन सी बीएस ब्लूम और ऑप्शन डी बी ओ स्मिथ। तो ये सभी आप सभी को पता है कि शिक्षा के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया था ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये किया था बेंजामिन स्मिथ ब्लूम ने, अर्थात बीएस ब्लूम, जिसको हम ब्लूम टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, यहां पे साहब आपके सामने, शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस, यह किसने कहा था? तो एडम्स ने, फ्रोबेल ने, जॉन डीवी ने या बीओ स्मिथ ने? तो यहाँ पे कहा था, एडम्स ने कहा था कि शिक्षा कैसी है, एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। और आपको बता दें जॉन डीवी साहब ने कहा था कि शिक्षा कैसी है, एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों को, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया। देखिए, तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में, राइटिंग द कॉग्निटिव डोमेन्स इन बिहेवियरल फॉर्म। ठीक है, तो ये आपके ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया। ऑप्शन ए है रॉबर्ट मिलर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट मेगर, ऑप्शन सी है बीएस ब्लूम और ऑप्शन डी है साहब सिम्पसन। तो प्रश्न का सही उत्तर है साहब ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट मेगर। रॉबर्ट मेगर साहब ने ज्ञानात्मक उद्देश्य और साथ में भावात्मक उद्देश्य, केवल इन दो उद्देश्यों को, ज्ञानात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि को विकसित किया। अब इसी में देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया। देखिए आपके सामने प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कि क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि को किसने दिया? तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट गैने, ऑप्शन बी रॉबर्ट मेगर, ऑप्शन सी रॉबर्ट मिलर और ऑप्शन डी है ड्रेकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है साहब ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट मिलर। तो मिलर साहब ने क्या दिया है? क्रियात्मक उद्देश्यों को दिया है व्यावहारिक रूप में, ज्ञानात्मक और भावात्मक को दिया किसने? रॉबर्ट मेगर साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, शिक्षण में प्रश्न पूछने की प्रविधि के प्रवर्तक हैं, यानी कि प्रश्नावली विधि अगर हम एक तरीके से कहें तो पहला ऑप्शन है प्लेटो, ऑप्शन बी जॉन डीवी, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी किलपैट्रिक। तो साहब आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर सी सुकरात इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है। अब इसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखिएगा, सीखने के अनुभवों के प्रत्यय को दिया। देखिए जो सीखने के अनुभव के प्रत्यय को दिया, पहला ऑप्शन है मॉरिसन, ऑप्शन बी एडगर डेल, ऑप्शन सी बीएस ब्लूम और ऑप्शन डी है हर्बर्ट। तो आप सभी को इसका आंसर आता होगा कि ऑप्शन बी एडगर डेल, हमने इसमें पढ़ा भी है बीएड में भी कि इनका जो अनुभवों का जो हम शंकु पढ़ते हैं कोन, ठीक, तो सीखने के अनुभव का किसका है? एडगर डेल का। ठीक है, फिर अगला है बहु इंद्रिय अनुदेशन
के प्रत्यय को दिया, यानी कि बहुइंद्रिय अनुदेशन के प्रत्यय को किसने दिया? ऑप्शन ए है साहब बीएस ब्लूम, ऑप्शन बी है हर्बर्ट, ऑप्शन सी है मॉरिसन और ऑप्शन डी है एडगर डेल। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एडगर डेल। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य घटक होते हैं। पहला ऑप्शन है ए पाठ्य वस्तु, ऑप्शन बी संप्रेषण, ऑप्शन सी सहायक प्रणाली, ऑप्शन डी ये सभी। तो शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य घटक कौन से होते हैं? आप कौन से ऑप्शन को यहाँ पे टिक करेंगे? तो पाठ्य वस्तु भी है, संप्रेषण भी मुख्य है अपने आप में, सहायक प्रणाली भी अपने आप में मुख्य है। पाठ्य वस्तु का होना बहुत जरूरी है, संप्रेषण कम्युनिकेशन स्किल, और वहां पे सहायक प्रणाली, ठीक है, टीचिंग एड्स। तो प्रश्न का सही उत्तर है साहब ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहां पे देखिएगा साहब, निम्नलिखित में से जन्मजात है, यानी कि जन्मजात कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए प्रेरणा मोटिवेशन, ऑप्शन बी रुचि यानी कि इंटरेस्ट, ऑप्शन सी अभियोग्यता एप्टीट्यूड, ऑप्शन डी अभिवृत्ति एटीट्यूड। तो देखिए प्रेरणा यह जन्मजात नहीं होती है, मोटिवेशन, ठीक है, धीरे धीरे इंसान बाद में इंटरनली और एक्सटर्नली मोटिवेट होता है। रुचि इंटरेस्ट धीरे धीरे जैसे जैसे बालक बड़ा होते जाता है तो उसके बाद से डेवलप होती है, तो यह भी जन्मजात नहीं है। अभिवृत्ति यह भी बाद में विकसित होती है। अभियोग्यता जो एप्टीट्यूड होता है इसको जन्मजात माना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 23 को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा प्रश्न में पूछा जा रहा है, शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए दार्शनिक की, ऑप्शन बी मित्र की, ऑप्शन सी कार्य सहभागी की, ऑप्शन डी अनुदेशक की। तो साहब यहाँ पे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य सहभागी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, बाल केंद्रित शिक्षा को समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया? बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का समर्थन किसके द्वारा किया गया मुख्य रूप से? तो देखिए एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर या जॉन डीवी। तो साहब प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन डीवी, क्योंकि जॉन डीवी को प्रयोजनवाद का भी जनक कहा जाता है। और प्रयोजनवाद यह सब मुख्यतः बात करता है कि छात्र के द्वारा करके सीखना के सिद्धांत पर, और करके सीखना के सिद्धांत के तहत जो एजुकेशन है प्रयोजनवाद में चाइल्ड सेंटर्ड की बात कही गई है। तो जॉन डीवी यहाँ पे प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? यानी कि कौन से क्षेत्र में दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन सी क्रियात्मक क्षेत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साहब यहाँ पे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भावात्मक क्षेत्र। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न ये है। इसके बाद से देखिएगा साहब क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है? सही है पूछ रहा है आपसे। पहला ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी शिक्षकों की निष्कपटता, ऑप्शन सी शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, ऑप्शन डी शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण इफेक्टिव टीचिंग के संदर्भ में सही है? तो साहब आप इस प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो ऑप्शन का सही उत्तर है इन सब में से ऑप्शन सी, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना एक प्रभावी शिक्षण के लिए। देखिए बाकी सब तो जरूरी है ही है, अनुशासन बनाए रखना भी सही है, शिक्षकों की निष्कपटता भी होनी बहुत जरूरी है कि किसी बच्चे के साथ भेदभाव न करें, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें, शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि होना तो बहुत जरूरी है। तो
यहाँ पर प्रभावी शिक्षण के लिए है कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना कितना सिखाया जा रहा है और कितना उनको समझाया जा रहा है। ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें हमको बेस्ट आंसर को करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट है साहब क्वेश्चन नंबर 27। शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सीखने की विधि को डैश डैश बनाने के लिए करता है। यानी कि ऑप्शन ए सरल बनाने के लिए करता है, अधिक रुचिपूर्ण बनाने के लिए करता है, भावपूर्ण के लिए या रोचक। देखिए यहाँ पे पूछा है शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सीखने की विधि को। देखिए सीखने की विधि क्या होगी, अगर आप शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करें, सरल हो जाएगी, अधिक रुचिपूर्ण होगी, भावपूर्ण होगी या रोचक होगी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा सीखने की जो विधि होगी वो इजी हो जाएगी, छात्र आसानी से समझ जाएंगे। यहीं पर अगर प्रश्न पूछा शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को, तो शिक्षण क्या होगा, उससे शिक्षण सरल नहीं होगा। शिक्षण को अगर आता तो वो होता अधिक रुचिपूर्ण। समझ रहे, तो किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है उसको देखना है। ठीक है, देखिए शायद नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 और 28 को देखिएगा। यहाँ पर आप ये क्वेश्चन हमने लिया है, ये हमने 27 लिया था, इसके बाद से हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, शिक्षक दृश्य सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री भी हम कहते हैं का उपयोग शिक्षण को डैश डैश बनाने के लिए करता है। अब शिक्षण को क्या करेंगे, रुचिकर, अनिवार्य, तीव्र या जटिल। तो शिक्षण को क्या करेंगे साहब, रुचिकर करेंगे। ठीक है, तो सीखने की विधि तो सरल हो जाएगी, लेकिन शिक्षण कैसा होगा, रुचिकर होगा। इसलिए प्रश्न को हमको एग्जाम हॉल में 2 बार पढ़ना चाहिए और सोच समझ कर आंसर करना चाहिए। अब देखिएगा साहब क्वेश्चन नंबर 29। बुलेटिन बोर्ड है एक श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है या कोमल सामग्री यानी कि सॉफ्टवेयर है। तो बुलेटिन बोर्ड कैसा है साहब, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, दृश्य सामग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। श्रव्य दृश्य साधन है, श्रव्य दृश्य यानी कि ऑडियो विजुअल कौन सा है। देखिए पहला चलचित्र, बी केवल चित्र, सी चित्र विस्तारक और ऑप्शन डी रेखा चित्र। तो साहब यहाँ पे जो श्रव्य और दृश्य दोनों है वो है ऑप्शन नंबर ए चलचित्र। तो साहब आज के इस लेक्चर में हमने शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो शायद आपको यह लेक्चर पसंद आया हो, तो आप अधिक से अधिक MCQ प्रैक्टिस भी कीजिएगा और अपने जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको भी बार बार रिवीजन करते रहें। तो यदि आपको यह हमारा आज का लेक्चर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं कि आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा लगा और आपकी क्या इसमें प्रतिक्रिया है, और आप अपना स्कोर भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं, अपना सेल्फ आकलन भी करें। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।